जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एल एम शर्मा फिर से आप सभी का टॉपर्स नेटवर्क में स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग मौर्य वंश के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने मौर्य वंश के पार्ट 1 को पढ़ा था, जिसमें हमने डिस्कस किया था मौर्य वंश से संबंधित साहित्यिक स्रोत और अभिलेख शिलालेख के बारे में। यदि उस क्लास को आप नहीं देखे हैं तो उस क्लास को सबसे पहले देखें, क्योंकि जो भी क्लास होते हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं और यदि आप क्रमवार तरीके से पढ़ेंगे तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। यदि उस क्लास को आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस क्लास को जाकर अवश्य देखें। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीतिक इतिहास किस प्रकार से था, चाणक्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में और मेगास्थनीज के बारे में माइंड मैप के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और यहाँ से बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। और यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि माइंड मैप के माध्यम से सब चीज़ें आपके माइंड में छप जाने वाला है। बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ ताकि आपको यह ट्रस्ट हो सके। यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको गाइड करने वाला हूँ, तो मैं इसमें कैपेबल हूँ या नहीं। मेरा नाम एल एम शर्मा है। वर्तमान में मैं स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ। हमने आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के साथ साथ एसएससी के भी एग्जाम को हमने क्लियर किया है। हमने झारखंड सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2017 में क्लियर किया है। साथ ही साथ हमने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम जेपीएससी मेंस हमने 2 बार लिखा है। इसका रिजल्ट अभी भी वेटिंग में है। तो आपको यह ट्रस्ट हो चुका होगा कि मैं खुद मेहनत करके आपको पढ़ाने वाला हूँ। मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ और आपको गाइड करने वाला हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। मौर्य वंश के पार्ट 2 के तहत में सबसे पहले हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक शासन किस प्रकार से था, सेल्यूकस निकेटर से उनका जो संघर्ष होता है, युद्ध होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। राजनीतिक संबंध के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम जैन संगति उनके कार्यकाल में हुआ था, उसके बारे में ब्रीफ करेंगे। अंतिम समय में वो कहाँ चले गए थे और अन्य स्रोत में उनका नाम क्या है, और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अन्य ग्रंथ या स्रोत में उनके वंश और जाति के बारे में क्या बात किया गया है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उनका प्रारंभिक शासन। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक स्वेच्छाचारी शासक थे। स्वेच्छाचारी का मतलब हुआ कि वो सुनते तो सभी के थे लेकिन वो करते अपने मन की थे, क्योंकि वह एक जुझारू, दूरदर्शी और जीवटता के साथ लड़ने वाले शासक में से थे। और उन्हें अपने दूरदर्शी और सूझबूझ के दम पर ही मगध को एक अखंड भारत के रूप में परिवर्तित कर दिया। अखंड भारत के रूप में पूरे साम्राज्य को फैला दिया। इतने बड़े वो दूरदर्शी शासक थे और जुझारू शासक थे। वो अपने अधिकार अपने हाथ में रखते थे। वो जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते थे या जो भी अधिकार क्षेत्र था, वो कोशिश करते थे कि वो उनके हाथ में हो, ताकि वो निर्णय को स्वेच्छापूर्वक और जल्दी ले सके। इसके बाद सेल्यूकस से संघर्ष ये काफ़ी चर्चा में रहा है, क्योंकि यहाँ से आगे की रणनीति तैयार होती है और अखंड भारत जो बनने वाला था उसका विस्तार होता है। कैसे? तो सेल्यूकस से वो युद्ध करते हैं। कब करते हैं? 305 ईसा पूर्व में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध कब हुआ था। ये हुआ था 305 ईसा पूर्व में। इसमें क्या होता है कि वो चाणक्य की सहायता से, चाणक्य कौन थे? तो वो उनके गुरु भी थे और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे। चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को एक बेहतरीन शासक के रूप में बनाया था। तो चाणक्य की सहायता से वो क्या करते हैं, यूनानी गवर्नर थे यूडेमस और सिकंदर के उत्तराधिकारी थे सेल्यूकस। ये दोनों से युद्ध करते हैं। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और युद्ध करने के बाद दोनों को हरा देते हैं। हराने के बाद संधि होती है और संधि के फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस के द्वारा हेरात, कंधार, काबुल और मकरान प्रदेश मिल जाते हैं। कौन कौन से? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में जो संधि हुई थी उसके बाद से कौन कौन प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को मिला था। तो ये थे हेरात, कंधार, काबुल और मकरान। इसको कैसे याद रखेंगे? KKMH। के से काबुल, के से कंधार, M से मकरान और S से हेरात। ये 4 स्थान था जो चंद्रगुप्त मौर्य को मिला था। बदले में जो है सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य क्या देते हैं? तो 500 हाथी देते हैं।
500 हाथी उपहार के रूप में सेल्यूकस को दिया जाता है। इतना ही नहीं, इन दोनों के बीच में राजनीतिक संबंध भी स्थापित होता है। और ये राजनीतिक संबंध किस प्रकार से स्थापित होता है? तो सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री थी जिसका नाम था हेलेना, उसका दूसरा नाम था कार्नेलिया। इनका विवाह सेल्यूकस निकेटर जो है चंद्रगुप्त मौर्य से कर देते हैं और इस प्रकार से सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक राजनीतिक संबंध भी स्थापित होता है। इसके अलावे सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और मेगास्थनीज किसके दरबार में भेजा गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। वही मेगास्थनीज जिन्होंने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा था। इंडिका के बारे में हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिका नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो ये मेगास्थनीज ने लिखा था। मेगास्थनीज किसके दरबार में था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। किसका दूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का दूत था। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है प्रथम जैन संगति। प्रथम जैन संगति के बारे में हम जब जैन धर्म को पढ़ रहे थे वहाँ हमने डिस्कस किया था कि प्रथम जैन संगति जो हुआ था चंद्रगुप्त के शासनकाल में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम जैन संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम जैन संगति जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने किया था। 2 जैन संप्रदाय के यहाँ ये जो प्रथम संगति हुई थी, यहीं से जैन संप्रदाय 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर में। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने जीवन के अंतिम समय में यही भद्रबाहु के साथ कहाँ पर चले जाते हैं? तो श्रवण बेलगोला चले जाते हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जब भी आप बनाएंगे आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में कहाँ पर चले गए थे? तो श्रवण बेलगोला चले गए थे। ये कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। किनके साथ गए थे? तो ये भद्रबाहु के साथ चले गए थे और भद्रबाहु के कहने पर ही उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। यहाँ पे एक चंद्रगिरी पर्वत है। कहाँ पे? यही श्रवण बेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरी पर्वत पर यहाँ पे चंद्रगुप्त बस्ती बसाई गई। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और यहीं पर उन्होंने संलेखना पद्धति के द्वारा अपना प्राण को त्याग दिए थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई? तो संलेखना पद्धति के द्वारा उन्होंने स्वेच्छा से मृत्यु को प्राप्त किया था। संलेखना पद्धति क्या होता है? तो इसमें जल और आहार को त्याग दिया जाता है और खुद से मृत्यु को इस तरह एक तरह से समझ सकते हैं, वो समाधि को प्राप्त कर लेते हैं। समाधि इन द सेंस वो पहले से आहार और जल का त्याग कर देते हैं और शरीर जो है धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं। इसी पद्धति को जैन धर्म में संलेखना पद्धति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य का अन्य नाम या फिर दूसरा नाम, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का अन्य दूसरा नाम क्या था? तो उनका अन्य दूसरा नाम था सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स और चंद्रगुप्त तो आपको पता ही है। सेंड्रोकोट्स नाम किसने बताया है? तो अस्टेबो, एरियन और जस्टिन ने इनका नाम सेंड्रोकोट्स बताया है, जबकि प्लूटार्क ने इसका नाम एंड्रोकोट्स बताया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का अन्य नाम क्या था? तो एंड्रोकोट्स था, जबकि अस्टेबो, एरियन और जस्टिन के अनुसार उनका दूसरा नाम था सेंड्रोकोट्स। या फिर इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि निम्न में से सेंड्रोकोट्स किसका नाम था? ऑप्शन में आपका रहेगा अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और अन्य कोई चौथा ऑप्शन रह सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है सेंड्रोकोट्स किसका नाम था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का ही दूसरा नाम अस्टेबो, एरियन और जस्टिन के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हुआ था। और ये जो चंद्रगुप्त नाम है इसका स्रोत क्या है? तो ये जूनागढ़ अभिलेख में डिस्कस किया गया है, बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का नाम चंद्रगुप्त था, वहां से हमें ये जानकारी मिलती है। अब हम डिस्कस करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की जाति वंश के बारे में। इसके बारे में विभिन्न विद्वानों के बीच में अलग अलग मत है। जैसे कि ब्राह्मण परंपरा के अनुसार उन्हें शूद्र माना गया है। ब्राह्मण परंपरा कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म मूरा नामक स्त्री से उत्पन्न हुआ था, जो कि शूद्र जाति की थी, इसलिए ब्राह्मण परंपरा के अनुसार उसे शूद्र कहा गया है। किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को।
वहीं महावंश जो कि बौद्ध साहित्य है, इनके अनुसार ये क्षत्रिय कुल से थे। क्यों? ये गोरखपुर के मौर्य नामक क्षत्रिय कुल से इनका जन्म हुआ था, इसलिए महावंश जो कि बौद्ध साहित्य है इसे क्षत्रिय कुल को मानते हैं। किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को। वहीं परिशिष्ट पर्वन के अनुसार इन्हें मोर पालक का पुत्र बताया गया है, मोर पालने वाले का पुत्र बताया गया है। और मुद्रा राक्षस जो विशाखदत्त ने लिखी थी उसके अनुसार इन्हें विरसल जाति अर्थात शूद्र वंश से उत्पन्न व्यक्ति के रूप में इन्हें माना गया है। वही राजपूताना गजेटियर के अनुसार ये राजपूत वंश के थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? विशाखदत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को किस जाति का बताया गया है? तो ये विरसल जाति का बताया गया है। वहीं दूसरा क्वेश्चन बनेगा, परिशिष्ट पर्वन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को किसका पुत्र बताया गया है? तो मोर पालक का पुत्र बताया गया है। महावंश बौद्ध साहित्य के अनुसार उन्हें क्षत्रिय कुल का बताया गया है। ब्राह्मण परंपरा के अनुसार किस जाति का बताया गया है? तो शूद्र जाति का बताया गया है। वहीं राजपूताना गजेटियर के अनुसार उन्हें राजपूत वंश के बारे में बताया गया है, राजपूत वंश का बताया गया है। और अतिरिक्त जानकारी के रूप में देखा जाए तो पुराणों में चंद्रगुप्त मौर्य को श्रेष्ठ ब्राह्मण अर्थात द्विजश्रव के रूप में कहा गया है। जो पुराण है उसमें चंद्रगुप्त को श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में माना गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे चाणक्य के बारे में। चाणक्य के बारे में एग्जाम में बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो चाणक्य का दूसरा नाम था कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त। बचपन का नाम उनका था विष्णुगुप्त और उनके पिता का नाम था चाणक्य, और इन्हीं चाणक्य के नाम पर उनका आगे जाकर उनका नाम पड़ता है चाणक्य। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस बनेगा कि एग्जाम में आपके कि चाणक्य का बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। चाणक्य के पिताजी का क्या नाम था? चनक था। इसके बाद बात किया जाता है तो उन्हें भारत का मैकियावेली कहा जाता है। किसे? चाणक्य को। और इन्होंने आगे जाके अर्थशास्त्र की रचना करते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? तो चाणक्य के द्वारा रचित है। इसमें टोटल 15 खंड हैं। अर्थशास्त्र के टोटल कितने खंड हैं? 15 खंड हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी अर्थशास्त्र में राज के सप्तांग के बारे में चर्चा किया गया है कि राज के 7 अंग होते हैं। ये राज के 7 अंग कौन कौन से हैं? तो पहला है स्वामी, जिसे राजा कहा गया है। दूसरा अमात्य, जिसे मंत्री कहा जाता था। तीसरा है मित्र। चौथा है सेना। पांचवां है कोष। छठा है दुर्ग और सातवां है जनपद। तो ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? तो क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि चाणक्य के द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में टोटल राज्य के कितने अंग बताए गए हैं? ऑप्शन में रहेगा 3, 4, 5, 7, इस तरह से ऑप्शन में रहेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि राज्य के टोटल 7 अंग हैं अर्थशास्त्र के अनुसार। ये 7 अंग कौन कौन से हैं? स्वामी, अमात्य, मित्र, सेना, कोष, दुर्ग और जनपद। और इस अर्थशास्त्र की रचना जो हुई थी उसका प्रथम बार प्रकाशन 1909 में करवाया था। किसने करवाया था? डॉक्टर श्याम शास्त्री ने करवाया था। किसने करवाया था? डॉक्टर श्याम शास्त्री ने करवाया था 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट जो है चाणक्य के विचार क्या थे उसको देखेंगे। चाणक्य का विचार क्या था? वो कहते थे कि राजा को धर्म प्रवर्तक होना चाहिए। धर्म प्रवर्तक मतलब वो मानते थे कि राजा को निरंकुश होना चाहिए। उन्हें जनता का दर्द तो समझना चाहिए, लेकिन जब राज्य के विस्तार की बात हो तो अन्य राजाओं या अन्य शासक के प्रति उन्हें निरंकुश होना चाहिए और राज्य को विस्तार करने के लिए उनको किसी भी हद तक जाना चाहिए। साम दाम दंड भेद जो भी अपनाना पड़े हर चीज़ करना चाहिए। और इसीलिए वो युद्ध में नैतिकता को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देते थे कि जब युद्ध की बात आए तो ज़्यादा नैतिक धर्म का पालन नहीं करना चाहिए। सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि राज्य को विस्तार कैसे किया जाए, राज्य को विस्तारित रूप कैसे दिया जाए। ये किसका विचार था? ये चाणक्य का विचार था। नेक्स्ट हम देखेंगे बिंदुसार के बारे में। यहाँ से भी बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। बिंदुसार जो है जब चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला चले गए थे कर्नाटक और संलेखना पद्धति से अपना प्राण को त्याग देते हैं, उसके बाद बिंदुसार गद्दी पर बैठते हैं। बिंदुसार गद्दी पर कब बैठता है? 298 ईस्वी को बैठते हैं और ये 298 से लेकर 273 ईसा पूर्व तक ये शासन करते हैं। कौन? बिंदुसार। अब जो क्वेश्चन बनता है कि बिंदुसार का अन्य नाम क्या था? तो बिंदुसार को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि अमित्रघात, भद्रसार, अमित्रोचेट्स, सिंहसेन, अलिट्रोकेट्स और बिंदुपाल। ये सारे नाम किसके थे? बिंदुसार के थे। ये आपको ध्यान में रखना है। खास करके जो पूछा जाता है अमित्रघात
भद्रसार और सिंहसेन। ये 3 नाम आपको जरूर ध्यान में रखने हैं बिंदुसार के। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमित्रघात किसका नाम था, तो ये बिंदुसार का नाम था। अमित्रघात का अर्थ क्या होता है, तो शत्रुओं का नाश करने वाला इसका अर्थ होता है। वायु पुराण के अनुसार इनका नाम था भद्रसार। वहीं यूनानी लेखक इसे अमित्रोचेट्स के नाम से जानते थे और जैन ग्रंथ के अनुसार इनका नाम था सिंहसेन। ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार कि जैन ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार का अन्य नाम क्या था, तो सिंहसेन था। वहीं अस्टेबो इसको अलिट्रोकेट्स के नाम से पुकारते हैं और चीन में इनका विवरण मिलता है बिंदुपाल के रूप में। तो ये अन्य जो नाम है वो किनके नाम हैं, बिंदुसार के। अमित्रघात, भद्रसार, अमित्रोचेट्स, सिंहसेन, अलिट्रोकेट्स और बिंदुपाल, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे धार्मिक विश्वास के बारे में। तो जो बिंदुसार थे वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आजीवक संप्रदाय किससे संबंधित है, जैन धर्म से या फिर बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट विद्रोह व दमन के बारे में बात किया जाए तो बिंदुसार के समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। ये काफ़ी चर्चा में रहता है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ पे विद्रोह हुआ था, तो तक्षशिला में हुआ था। और तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ था तो इन्होंने अपने 2 पुत्रों को वहाँ पर भेजा था। किसको? पहले भेजा था सुसीम को और बाद में भेजा था अशोक को। सुसीम जब वहाँ पे गया था तो विद्रोह शांत नहीं हुआ था और वहीं जब अशोक वहाँ पे पहुँचे तो विद्रोह को बहुत ही सफलतापूर्वक शांत कर दिए थे। और यहीं से यह चर्चा होना शुरू हो गया कि अशोक में राजा बनने का गुण है, प्रशासनिक गुण उनमें कूट कूट कर भरा था और यही कारण है कि अशोक महान बनते हैं। वो बचपन से ही काफ़ी सूझबूझ और प्रशासनिक गुणों से परिपूर्ण थे। कौन? अशोक। अब हम देखेंगे बिंदुसार के विदेशी दूत और संबंध के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं क्या है कि अस्टेबो के अनुसार जो है सीरिया के एक शासक थे एंटियोकस प्रथम, जिनका अन्य नाम था सेरेटर। सेरेटर कहें या फिर एंटियोकस प्रथम कहें, दोनों एक ही व्यक्ति का नाम था। और इन्होंने एक डायमेकस नामक व्यक्ति को दूत बनाकर भेजा बिंदुसार के दरबार में और डायमेकस को ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है कि एंटियोकस प्रथम ने किसे दूत बनाकर भेजा था, तो डायमेकस को भेजा था। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है, तो डायमेकस को माना जाता है। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि टॉलमी द्वितीय ने किसे दूत बनाकर भेजा था, तो डायनोसियस को भेजा था। ध्यान में रखना है, यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस को भेजा था, वहीं टॉलमी द्वितीय ने डायनोसियस को दूत बनाकर भेजा था। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। और एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने जो है एंटियोकस प्रथम जो था उससे 3 चीज मांगते हैं। कौन? मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक। ये 3 चीज की डिमांड करते हैं। कौन? बिंदुसार। किससे? एंटियोकस प्रथम से। यहाँ पर मदिरा और सूखे अंजीर तो वो भेज देते हैं, लेकिन जो एक दार्शनिक का डिमांड किया गया था वो नहीं भेजते हैं। क्यों? उनके यहाँ से दार्शनिक भेजने का कोई परंपरा नहीं था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बिंदुसार द्वारा मांगे गए 3 चीजों में से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक में से कौन सी ऐसी चीज थी जो एंटियोकस प्रथम ने नहीं भेजा था, तो एक दार्शनिक को उन्होंने नहीं भेजा था। जो है चाणक्य, इनके भी प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन बाद में खल्लाटक इनके प्रधानमंत्री बन जाते हैं। किनके? बिंदुसार के। तो ध्यान में रखना है। यदि ये क्वेश्चन बनता है कि चाणक्य के बाद मौर्य वंश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनता है, तो वो खल्लाटक थे। और ये खल्लाटक किसके कार्यकाल में बनते हैं? बिंदुसार के कार्यकाल में। विजय अभियानों की बात किया जाए तो तिब्बती लामा तारानाथ के अनुसार बिंदुसार ने टोटल 16 राज्यों पर विजय प्राप्त किया था। और जो मगध साम्राज्य था इनके कार्यकाल में और ज़्यादा बढ़ जाता है और साम्राज्य का विस्तार होता है। अब हम मेगास्थनीज के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले परिचय के रूप में देखा जाए तो ये किसके दूत थे, तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के दूत थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये टोटल 7 वर्षों तक रहे थे और इन्होंने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किए थे।
तो यहाँ से 3 बेसिक क्वेश्चन बनते हैं जो आपको ध्यान में रखना है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि सेल्यूकस निकेटर का दूत कौन था, तो मेगास्थनीज था। दूसरा कि मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में टोटल कितने वर्षों तक रहे थे, तो 7 वर्षों तक रहे थे। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की है, तो ये वह भी मेगास्थनीज ने किया था। इस पुस्तक के बारे में जो है माना जाता है कि पुस्तक अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो यूनानी लेखक हैं एरियन, डायोडोरस और अस्ट्रेबो इसी पुस्तक का बार बार उदाहरण देकर इतिहास को लिखे हुए हैं, और वहीं से हमें यह जानकारी मिलती है कि इंडिका नामक ग्रंथ की रचना मेगास्थनीज ने किया था। और वो मौर्य वंश के या मौर्य कार्यकाल के जो समाज थे उसके बारे में ज़्यादा चर्चा किए हैं, और उन्होंने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है। ये 7 वर्ग कौन कौन थे? कृषक, शिकारी, मंत्री, दार्शनिक, निरीक्षक, व्यापारी और योद्धा। आपको ध्यान में रखना है कि चाणक्य ने मौर्य प्रशासन को 7 अंगों में बांटा था, लेकिन मेगास्थनीज मौर्य समाज को 7 वर्गों में बांटते हैं। ये 7 वर्ग कौन कौन से हैं, फिर से आपको बताता हूं। यह है कृषक, शिकारी, मंत्री, दार्शनिक, निरीक्षक, व्यापारी और योद्धा। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को किस नाम से पुकारा है, तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलिम्ब्रोथा कहा है। पाटलिपुत्र वही जो मगध की राजधानी थी, तो उसको पोलिम्ब्रोथा कहा है। किसने? मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट है धार्मिक जानकारी के रूप में देखा जाए तो भारतीय लोग ये कौन कहते हैं? मेगास्थनीज कहते हैं कि भारतीय लोग शिव को पूजते हैं, और शिव को उन्होंने डायोनिसियस के नाम से पुकारा है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि शिव को मेगास्थनीज के अनुसार कौन सा नाम दिया गया है, तो डायनोसियस के नाम से पुकारा गया है शिव को। और कृष्ण को हेराक्लीज कहा है। किसने? मेगास्थनीज ने। कृष्ण को हेराक्लीज, वहीं शिव को डायनोसियस। प्रशासनिक जानकारी की बात किया जाए तो वो कहते हैं कि पाटलिपुत्र अर्थात मौर्य वंश का जो प्रशासन था वह टोटल 6 समितियों के द्वारा चलाया जाता था, और ये 6 समितियों में प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, अर्थात टोटल 6 समिति था, और ये 6 समिति में टोटल जो है 5 सदस्य रहते थे। तो टोटल एक समिति में 5 सदस्य हुए, टोटल 6 समिति है, तो टोटल कितने लोग हो गए, तो टोटल 30 सदस्य हो गए। और कौटिल्य के बारे में मेगास्थनीज ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। कौटिल्य के बारे में इंडिका ग्रंथ में बहुत विशेष चर्चा हमको नहीं मिलती है। तो ये था कुछ बेसिक जानकारी मेगास्थनीज के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में बार बार। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चाणक्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में और मेगास्थनीज के बारे में पढ़ा। अगले क्लास में हम अशोक सम्राट के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको इस क्लास का PDF चाहिए हिंदी या इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में, तो आप हमारे चैनल जो टेलीग्राम का है वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको यह क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। यही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं उससे हमें नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।